अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़कें तो बहुत मारी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता चला कि वो 1000 साल जंग करना चाहते हैं गुर्बत के खिलाफ। भारतीय मीडिया इस अंदाज से इस सारे सिनेरियो को पेश करता रहा और बड़ी अजीब बात है कि पूरी दुनिया जंगों से दूर भागती है। जंगें खत्म करने और शुरू ना करने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं, लेकिन यहां जनूबी एशिया में एटमी जंग होने की हवाले से जो बातचीत की जाती रही, वो लग रहा था जैसे ये कुछ खिलौने होंगे। इंसान की तबाही और इंसानियत को खत्म करने के ये बम हैं ही नहीं। इस सारे सिनेरियो में एक और डेवलपमेंट भी पाकिस्तान में हो रही है और एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की मुद्दते मुलाजमत की तौसी के हवाले से बहस चल निकली है। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल जो इंतहाई रेलेवेंट है इस सारी सूरत हाल से, वो मेरे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी रिटायर्ड साहब। आप साबिक सेक्रेटरी डिफेंस पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपके आने से मुझे खसूसन खुशी होती है जब आप तशरीफ लाते हैं। मेरी दूसरी मेहमान है साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी यूनिवर्सिटी की सरबराह डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। बहुत कम वक्त देती हैं लेकिन आज तशरीफ ले आई, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर इत्तलात जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। भारतीय मीडिया के साथ इनकी हमेशा चपकलेस चलती रहती है। मैंने स्पेशली इनको इसलिए दावत दी कि जो इनकी ऑब्जर्वेशन है मीडिया हाइप पैदा करने की इंडियन मीडिया की तरफ से, थोड़ा सा उससे हम फायदा उठाएंगे और प्रोग्राम के दूसरे तीसरे हिस्से में हम इंडिया से भी एक मेहमान लेंगे। जनरल साहब, दूसरा सब्जेक्ट मैं पहले आपसे टेकअप करना चाहता हूं। खैर 29 नवंबर अब ज्यादा दूर नहीं रहा जब पाकिस्तान में ये चेंज ऑफ कमान होती है या तोसी मिलती है, लेकिन टू बिगिन विद अभी अक्टूबर आ गया, 2 महीने फिर भी रहते हैं। ये प्रोसेस होता क्या है और क्यों ये डिबेट पैदा हो जाती है? प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है। मेरे ख्याल सब लोगों को मालूम है कि जो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो एक पैनल पेश करते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि उसमें से वो जिसको मर्जी आर्मी चीफ, यानी जो आर्मी चीफ मौजूदा होते हैं कोई भी हो, जनरल कयानी थे या जो भी जनरल राहिल शरीफ हैं, ये एक पैनल बनाए। जी, पैनल कितने बंदों का पैनल? मेरा ख्याल है इनिशियली 3 का बनाते हैं, अगर उसको वापस कर दिया जाए 3 और का भी बनाते हैं। और वैसे उसके ऊपर कोई प्रायोरिटी अपनी तरफ से नहीं देते। अगर ज़बानी बातचीत हो तो उसमें प्राइम मिनिस्टर को अपना वो इंडिया दे देते हैं कि उनके ख्याल में किसकी प्रायोरिटी है, लेकिन अदरवाइज वो सिर्फ सीनियरिटी वाइज बता देते हैं कि ये लोग हैं जो कि, और दिस इज प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस। हाँ जी, ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं आप, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो जिसको मर्जी उसमें से सिलेक्ट करें। ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो बात, फिर 2 बातें मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि ज्यादातर मीडिया इस बात पर मुत्तफिक है, और कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं कि फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, हालांकि इससे इख्तलाफ किया जा सकता है। तो आपकी राय क्या है? मेरी अपनी राय तो ये है कि तकरीबन एक पेज पर है। तकरीबन का मार्जिन आप फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि फौज ये काम जरूर करती है कि अपनी तरफ से मशवरा देती है और बाद औक़ात बड़े पुरजोर तरीके से मशवरा देती है, उसकी तमाम लॉजिक पेश करती है, उसके बाद फिर वो जो फैसला है हतमी वो हुकूमत ही पर छोड़ती है। तो अगर ये एक पेज पर नहीं है, अगर उस बात को मान लिया जाए तो हुकूमत क्यों एक्सटेंशन देगी? ऑल्दो इसके इंडिकेशंस मौजूद हैं कि उन्होंने ये कोशिश की है जैसे भी है, लेकिन ये एक सवाल उठता है कि अगर ज्यादातर लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एक पेज पर नहीं है, तो जो एक पेज पर नहीं है उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो एक्सटेंशन क्यों देंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मौजूदा है जनरल राहिल शरीफ, उन जैसा बाइज्जत शख्स, उन जैसा बहादुर इंसान जब एक दफा कह चुका है कि मैं अपना टेन्योर पूरा करके चला जाऊंगा, तो फिर ये क्यों उस बात को बार बार उठाया जाता है? मेरी नजर में ना एक्सटेंशन के लिए कहा जाएगा खुलकर और ना एक्सटेंशन मानी जाएगी। ये मेरा अंदाजा गलत हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब बात शुरू हुई, जो जनरल साहब कह रहे हैं कि क्यों बात की जा रही है। वजीर आजम साहब लंदन में आए तो किसी ने सवाल किया तो वजीर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। जनरल साहब भी कह रहे और मैं भी समझता हूं कि जब आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने बिल्कुल खुल के कह दिया, और जो वर्ड थे वो थे आई डू नॉट बिलीव इन एक्सटेंशन, जब वाजे कर दिया
तो फिर जरूरत रहती है उनसे दोबारा वजाहत मांगने की या इस इशू को इस तरह से टेकअप करने की? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो ये है कि हमेशा से पाकिस्तान में जब भी इस पे बात होती है तो अस्करी और सियासी लीडरान के दरमियान जो नुक्ता इख्तलाफ होता है उसकी बुनियाद के ऊपर ये समझा जाता है कि शायद आर्मी के अंदर जो आपके आर्मी चीफ हैं वो शायद एक्सटेंशन चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि यानी कि जो भी फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं वो कौमी सलामती के मुताबिक किए जा रहे हैं और कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज या आपकी अफवाज पाकिस्तान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर सी बात है ये कोई आम पोजीशन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो किसी सूरत भी आम पोजीशन नहीं है। और तीसरी, जैसे कि भी आज इस प्रोग्राम के अंदर भी जैसे आप 3-4 बातें मुख्तलिफ करेंगे, जिसमें आपका मशरकी सरहद, जिसमें आपकी मगरबी सरहद, जिसमें सी पैक, जिसमें आपकी बहुत सारे कौमी मफादात की और कौमी के खिलाफ जंग, और जी कौमी अहमियत के लिहाज से भी बहुत सारे प्रोग्राम जैसे जिनके तसलसल की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कुछ अनसर्टनिटी होती है जो सियासी हलकों में कुछ अवाम के अंदर कि कहीं तब्दीली से चाहे आपका जो जिस तक दही से प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं आएगी या कुछ और इख्तलाफ तो नहीं होगा। और रही बात यह कि क्या सियासी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या लीडर हैं उनके पास ये हक है, जी यकीनी तौर के ऊपर आखिर में ये फैसला होने का होगा। और कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से अगर वो ये समझते हैं कि ये एक्सटेंशन देनी चाहिए तो ये बिल्कुल उनके जो है स्पेस के अंदर मौजूद है कि वो ये दे सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा फैसला होता है कि जी क्या राहिल शरीफ उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए डिस्पाइट दिस थिंग कि जिससे जो अस्करी और सियासी लीडर की इसके ऊपर मुख्तलिफ नुक्ते नज़र हो सकता है, लेकिन जो असूलों के मुताबिक ये फैसला हतमी फैसला बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये करते हैं, आईन ने दिया है वज़ीर आज़म को, उसका वेट करना चाहिए। और उसके बाद अगर ये फैसला होता है तो फिर आप ये देखते हैं कि कौमी सलामती के क्या मुहर्रिकात हैं, क्या तसलसल में बेहतरी है, क्या नए आर्मी चीफ में बेहतरी है, ये फैसला बहरहाल आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। और उसमें आपके अदारे सिर्फ यही बता सकते हैं कि वो गैर सियासी तौर के ऊपर इस तकर्री को देखेंगे या गैर सियासी तौर के ऊपर वो तमाम लोगों के नाम बताए जाएंगे। जब ये इतनी डिबेट है, जब पहले डिबेट शुरू हुई, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक तजवीज दी, डिबेट शुरू हुई तो जनरल राहिल शरीफ ने खुद कहा कि मैं तोसी नहीं लूंगा। अब आप कह रही हैं कि वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, तो वज़ीर आज़म को फिर बोलना चाहिए या नहीं? अभी देखिए, वज़ीर आज़म तो बहरहाल ये फैसला आखिर में करेंगे जिस तरह बाकी फैसले करते हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से जो इसके पीछे राहिल शरीफ साहब की तरफ से जो ये वजाहत की गई उसके पीछे बहुत अहम फैसले थे, जैसे कराची ऑपरेशन था आपका, जैसे आपके ज़रबे अज़्ब है, जैसे आपकी मगरबी सरहद के साथ, जैसे आपकी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, पाकिस्तान रूस ताल्लुकात, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, सी पैक के अंदर आपकी जो फोकस है, ये तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज या अफवाज पाकिस्तान एक लिहाज से बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहते थे कि इन फैसलों को सियासी नुक्ते नज़र से देखा जाए, सियासी रंग से देखा जाए कि ये कौमी सलामती के फैसले थे, कौमी सलामती की बुनियाद पर, तो इसलिए उन्होंने ये बात की कि ये इसको वाज़ेह किया गया कि आर्मी की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं है कि उनको जो है ये तमाम तर जो फैसले हैं ये कौमी सलामती की बुनियाद पे किए जा रहे हैं। और बहरहाल आखिर में अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप मानते हैं तो बहरहाल फैसला तो वही करेंगे, चाहे अच्छा करते हैं या गलत करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फैसला बहरहाल उनका है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, डॉक्टर मारिया सुल्तान कह रही हैं कि वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है। आपकी जब हुकूमत थी, आपकी हुकूमत के पास प्रेरोगेटिव था, आपके वज़ीर आज़म ने प्रेरोगेटिव इस्तेमाल किया और जनरल कयानी साहब को एक्सटेंशन मिली थी। अब अभी कल आप फरमा रहे थे कि तोसी नहीं होनी चाहिए, आपने खुद तो दे दी, अब आप मना कर रहे हैं। देखिए, मैंने प्राता साहब जो बात कही थी, अगर आप वो सारी बात बयान करते हैं तो शायद ज्यादा आसान हो जाता। मैंने पूरा आर्गुमेंट मेरा ये था, ये होता है उसके शाको सवाक से हटा के अगर कोई जुमला उठाया जाए तो फिर नामुनासिब हो जाता है। मैंने जो बात कही थी वो ये थी कि जनरल राहिल शरीफ ने अपने लिए, अपने इदारे के लिए, अपनी कौम के लिए बड़ी नेकनामी कमाई है। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जनरल कयानी साहब को एक्सटेंशन दे के उनका भी बड़ा अच्छा नाम था। एक्सटेंशन लेने से पहले जनरल कयानी बहुत अच्छे शोहरत के हामिल जर्नल, इस पे इत्तफाक रहे है मुल्क में, ये दुरुस्त है आपकी बात। तो इससे नुकसान हुआ था, इसका इंडिया वो ऑलरेडी जनरल राहिल खुद भी दे चुके हैं। मैंने उस रेफरेंस में कहा ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का ये इख्तियार होता है कि वो आर्मी चीफ की ओहदे की जो मुद्दत है उसको बढ़ा दे। मैं ये भी समझता हूँ कि जनरल राहिल ने खुद कहा भी है
और जो भी बंदे वहां पे उस लेवल पे बैठे होते हैं कोर कमांडर्स के लेवल पे, उस लेवल पे मुख्तलिफ एक ही सलाहियत के लोग होते हैं, सारे बड़े ट्रेन बड़े मुख्तलिफ मदारिज से गुजर के पहुंचे लोग होते हैं। हर दौर में अगर आप गौर करें तो मैं पीछे 5, 6, 7 नाम गिनवाता हूँ, तो आप गौर करते चलिए। जनरल राहील से पहले जनरल कियानी बड़े बहुत अच्छे जर्नैल थे, जनरल मुशर्रफ बहुत अच्छे कमांडो जर्नैल थे, उससे पहले जनरल असलम बेग बहुत अच्छे जर्नैल थे, जनरल जहांगीर करामत बड़े कमाल के जर्नैल। तो कोई भी अफसर ऐसा नहीं था। जनरल वहीद काकड़ साहब भी आए थे इसी सीरीज में, आदमी थे बड़े कमाल के। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई किसी एक शख्स के साथ मुंसलिक हो जाता है। हाँ, ये बात दुरुस्त कि जनरल राहील ने जिस वक्त चार्ज संभाला था उस वक्त इदारे का मोराल और नाम खासा खराब था। उन्होंने अपने लिए भी नेकनामी कमाई है, अपने इदारे के लिए भी कमाई है, अपने मुल्क के लिए भी कमाई है, और उनका तजुर्बा बिल्कुल अपनी जगह। कारा साहब, इसमें एक और भी आर्ग्यूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं ना कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और उसमें कुछ बात भी हो इंडिविजुअल मैटर करते हैं। मसलन जनरल कियानी के दौर में ये था कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब की तैयारी तो हुई थी लेकिन उन्होंने शुरू नहीं किया था, जो कि आके जनरल राहील शरीफ साहब ने शुरू किया। तो इस डायमेंशन में आप क्या कहेंगे? फिर राजा साहब, गुजारिश ये है कि हमारे दौर में जनरल कियानी साहब की कमांड में 3 माह के अंदर ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन सवात और मालाकंड का, बड़ा ऑपरेशन बरजौड़ और बाकी इलाकों का बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, और 30 लाख लोग अपने घरों में जाके आबाद हुए थे। वहां पे तो बाकायदा उन्होंने अपना निजाम कायम कर लिया था, पाकिस्तान का झंडा उतारा था। ये बात दुरुस्त है कि हमारी अफवाज ने उस दौर बड़ी कुर्बानी दी, अभी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन ये कहना कि उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त भी ये फैसला इसी तनाजुर में हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब में बहुत कामयाबियां हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात अक्सर तनाव का शिकार रहते हैं, कभी अफगानिस्तान कभी हिंदुस्तान। हमारे मुल्क के अंदर तो इलेक्शन के माहौल में भी पता नहीं क्या हालात बनते हैं, और तकर्रियों के दौर में भी हालात किसी वक्त भी खराब हो सकते हैं, लिहाजा इसको प्रेसिडेंट नहीं लेना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है राजा साहब, बिल्कुल। मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहता हूँ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और नए चीफ की तकर्री को हमेशा सियासी तनाजुर में देखा जाता है, और आज ये मुबाहिसा इसलिए बहुत अहम हो गया है कि जी जनरल राहील शरीफ चले गए, नए जनरल आ गए, तो क्या गवर्नमेंट को सुकून हो जाएगा, गवर्नमेंट बेहतर हो जाएगी कि हालात इनके लिए तब हो जाएंगे, उसके सियासी तनाजुर को ज्यादा देखा जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वो डिबेट नहीं हो रहा ऊपर, लेकिन उसके पीछे जितनी डिबेट है उसके पीछे 90% जो है वो पहलू वो है, उसका पहलू ये ऑपरेशनल नहीं है। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। जी जनरल साहब थोड़ा ऐड करना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं। बेसिकली जो डॉक्टर साहबा ने जैसे कहा ना, ये प्रेरोगेटिव तो प्राइम मिनिस्टर का है एक्सटेंशन देना या ना देना, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि किसी भी तरीके से एक्सटेंशन को जबरदस्ती जनरल राहील शरीफ के ऊपर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये प्रेरोगेटिव नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, ये दोनों तरफ से ताली बजेगी, दोनों तरफ से बजेगी। मुझे जनरल साहब ब्रेक लेनी है, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे थे कल, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया। जाहिर है उससे पहले वो वजीर आजम नवाज शरीफ की यूएन की स्पीच भी सुन चुके थे, वो उड़ी एक्सीडेंट के बाद जाकर अपने वार रूम में अपने जर्नैलों से, सिक्योरिटी टीम से भी मिल चुके थे, और यकीनन वो तैयारी करके आए होंगे, और उसके बाद उन्होंने स्पीच की। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे, और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ये भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता स्पीच थी जिसमें वो पाकिस्तान को तनहा करने की बात कर रहे हैं। हम इस सेगमेंट में इस पे बात करेंगे। जनरल साहब, कैसे पाकिस्तान को तनहा कर सकते हैं? देखें, ये कोई एक मुल्क का प्रेरोगेटिव तो नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क को वो तनहा कर दे। पूरी दुनिया है, दुनिया के आपस में लिंक्स हैं, इसमें इकोनॉमिक लिंक्स हैं, पॉलिटिकल लिंक्स हैं, मिलिट्री लिंक्स हैं, तो ये तो एक उनका ख्वाब है कि वो तनहा कर देगा। हाल ही में आपने देखा है चीन ने कैसा बयान दिया, तुर्की ने क्या कहा है कि जी हम उधर आके हालात का जायजा लेंगे, इंडोनेशिया ने कहा जी हम हर किस्म की मदद देने को तैयार हैं। उसके अलावा और भी जगहों से इस किस्म की बातचीत हुई है। ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा हम सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं।
तो ये तनहा करना या ना करना उनकी ख्वाहिश हो, कोशिश वो ज़रूर करेंगे और वो कोशिश उन्होंने की भी बहुत है और उसके थोड़ी देर के लिए असरात मुरतब भी हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी डिप्लोमेसी गो के ज़रा देर से उसने रिएक्ट किया, लेकिन जब वो चली है तो अपना काम कर दिया। मैं ये कहूँगा कि जो कुछ मोदी साहब फरमा रहे थे उनका जो जोशो खरोश था वो जंगी था और जो बातें कर रहे थे वो अमन की कर रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि अमन का पैगाम वो जंगी अंदाज में रेटरिक के अंदाज दे रहे थे। मैं जरा एक दो बार कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जंग ना होने की तरफ उनको माइल करते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का इंप्रेशन देना चाहता है दुनिया को। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हासिल करनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। उसके अलावा वो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते। अगर इस उड़ी को लेकर वो कोई भी बड़ा काम करेंगे तो कश्मीर खुद ब खुद इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, वो नहीं चाहते। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस है अल्लाह के फजल से, वो भी उनको मना करता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो जंग पर आमादा करते हैं हिंदुस्तान को। उसमें ये जो पब्लिक प्रेशर है, उसमें जो अभी उनके मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया, मोदी का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका अफगानिस्तान के साथ नेक्सस है, अफगान हुकूमत के साथ मैं कहूँगा, अफगानिस्तान के साथ नहीं कहूँगा। और इसी तरीके से जो अभी उनको शायद हल्लाशेरी वो महसूस कर रहे हैं अमेरिका के साथ अपने जो मुआहदे हैं, तो ये वो फैक्टर हैं जो जंग के लिए शायद आमादा। उनके अपने जो वजीर दिफा हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, अगर उनकी बातें सुनी जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो वक्त थोड़ा गुजर गया, इसमें उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी फ़ौज ने उनको थोड़ा बताया है, इसीलिए उन्होंने ये स्विच लगाया है। लेकिन अब भी मैं ये कहूँगा कि मोदी जब तक मौजूद है जंग के ख़तरात मंडलाते रहेंगे। गो कि अगर उन्होंने ऐसा काम कर दिया तो उनको नुकसान बहुत होगा, जिसका जिक्र मैंने कर दिया कि किन किन एरियाज में उनको होगा। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात जनरल साहब ने कर दी और इवन जब अभी यूएन में जॉन कैरी के साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी के साथ वजीर आज़म की मुलाकात हुई, तो जॉन कैरी की बातें अगर रिपीट कर दूं एक दो तो आप बुरा नहीं मानेंगी। जॉन कैरी ने इवन उड़ी के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि दिस इज पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग वायलेंस इन कश्मीर। वो जो भारतीय अफवाज जिस तरह से मुजालम ढा रही हैं उनकी तरफ उसका इशारा था। उड़ी को एज सच उसने, जॉन कैरी ने कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट लिया ही नहीं, यानी जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसी का रद्द अमल के तौर पे इम्प्लाइड मीनिंग तो यही लिए जा सकते हैं। जनरल साहब ने बात की यूएन सेक्रेटरी जनरल की, तो क्या वाकई मोदी का ख्वाब है पाकिस्तान तनहा हो रहा है? हमें तो नहीं नजर आ रहा। ना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सारे हेड्स ऑफ स्टेट के साथ मुलाकातें होती रही हैं, लोग आ जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये हम इसको कितना सीरियस लें इस थ्रेट को? देखिए, मेरे ख्याल से मसला कुछ इस तरह का है कि मोदी ने हुकूमत में आने के बाद कुछ वादे वहीद किए थे। एक तो ये था कि हिंदुस्तान को एक मईशी तौर के पर बहुत अहम ताकत बना के उभारेंगे। दूसरा, क्योंकि उनके पास अंदरूनी तौर पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो वो ये समझते थे कि जो इंडिया का साउथ ब्लॉक है उसको रिप्लेस करेंगे इंडियन मिलिट्री और इंडियन इंटेलिजेंस के साथ। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा राइड उनको देने की कोशिश की। उसके साथ साथ जहरहाना जो कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त है वो भी दी कि जैसे कि आपको जानते हैं कि $400 मिलियन का जो फंड उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए ख़ास तौर के ऊपर रॉ को दिया कि वो उसको स्टार्ट करे। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो 2004 से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसको भी अमली जामा बनाने के लिए मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज होती हैं हर साल, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको ज़्यादा मुतहर्रिक किया जाए। और इस वक्त भी उनकी कोशिश यही थी कि शायद जो अभी कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, नेपाल के अंदर इंडियन फोर्सेस ने जाके ये काम किया कि नेपाल में इंडियन फोर्सेस नेपाल के अंदर गई और वहाँ से कुछ जगहों पर अटैक किया और वापस किया। यानी कि एक आपको मुख्तलिफ जगह पे फंक्शनल जो एक्सरसाइजेज के अलावा कुछ एक्चुअल ऑपरेशन भी लगे। ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की तो कुछ चीज़ें मुश्किल का सबब बनती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और हिंदुस्तान भी एटमी रियासत है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान बात हो रही है कि वो आइसोलेट करने की धमकी दे रहे हैं बात पे, रूस पे प्रेशर डाला कि जी आप जंगी मशकें नहीं करें, वो आ गए इधर। साहब, बात यही है कि वो ये तासुर देना चाहते थे दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, उसके अंदर हिंदुस्तान के जो अपने इंसानी हकूक की जो पामाली है उसका कोई रोल नहीं है। जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसको भी जो है हिंदुस्तान का अंदरूनी मामले के तौर पे देखा जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि वो इतनी बड़ी एक ताकत बन गए हैं और मोदी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ये काम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मगरबी सरहद के ऊपर और मुख्तलिफ जो आपके इशूज हैं उसके मुताबिक। लेकिन देखिए, असूल जंग का सिर्फ एक होता है, आप आगाज जंग जरूर कर सकते हैं
लेकिन जो इसका इख्तिताम होता है वो दूसरी साइड पे मुनहसर करता है। और पाकिस्तान ने ये बात हमेशा वाज़ेह तौर पे की है कि पाकिस्तान इस बात का फैसला करेगा कि पाकिस्तान इसका जवाब किस तरह, कहां और किस सतह पे देगा। नहीं तो क्या ये वाहिद हल अब यही है? नहीं देखिए, आपने वो इनिशिएटिव लें और हम उसका जवाब दें। नहीं, आपने उसका जवाब दिया ना, जब उन्होंने आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और आपके ऊपर इल्जामात लगाए, तो आपकी जैसे हाई मार्क आपकी एक्सरसाइजेज हैं, या जो आपकी आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के हर इंच का दफा किया जाएगा और खाड़िया में जाके पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी होगी। तो बात यह है कि हम उसका एक फौजी तरबियती तरीके से तो जवाब नहीं देंगे जो पहले होता है, यानी ऑफेंसिव डिफेंसिव आप उसका जवाब नहीं देंगे जो पहले करते रहे। जाहिर है जिस तरह तब्दीलियां आएंगी उसी तरह आपकी अस्करी हिकमत अमली में भी तब्दीली आएगी, उसमें आपका एटमी आंसर भी आएगा, और आप किसी सूरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कोई भी जंग महदूद सतह तक महदूद नहीं रख सकते। तो ये जो हिंदुस्तान का ख्याल था या मोदी का ख्याल था कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस किए जाएंगे, तो वो इस एक वो तो जाहिर है अगर पाकिस्तान में आते हैं तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मैं कायरा साहब की तरफ है जिसकी वजह से वो मैं कायरा साहब की तरफ जाऊंगा। नहीं कर सके कायरा साहब, कहा यह जाता है और दुनिया में 200 साल से ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसीज नेवर फाइट अ वॉर, कि दो जमहूरियतों के दरमियान जंग नहीं होती। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है। आपकी पार्टी ने 5 साल मुकम्मल किए, 3.5 साल इस गवर्नमेंट के हो गए। इससे पहले एक पार्लियामेंट ने, कौमी असेंबली में अपनी मुद्दत पूरी की। भारत में भी जमहूरियत है, फिर क्यों ये जंग के बादल मंडलाते रहते हैं? और अब तो एटमी जंग की बात की जा रही है। खादर साहब, एटमी जंग की बातें तो इसलिए होती हैं कि हम दोनों ममालिक एटमी ताकत है। जहां तक जमहूरियतों के अंदर जंग नहीं होती, वो एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी जहाँ पे सोसाइटियाँ बड़ी मिच्योर हो जाती हैं, इंस्टीट्यूशन फैसले करते हैं, अपराध नहीं उनकी बात की जाती है। हिंदुस्तान में जंग शायद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया कमरुद्दमान कायरा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी मसरूफियत है और आप हल्के में मौजूद हैं। हमें भारत से ज्वाइन किया है बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स की एक्सपर्ट मानी जाती हैं, सुहासनी हैदर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शौकत। बहुत शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ताल्लुकात में, और कल जो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला में जाकर स्पीच की, अगर हम इंडियन मीडिया देख लें तो इतनी हाइप क्रिएट की हुई है, लगता है कि अभी जंग हो जाएगी। और फिर नरेंद्र मोदी ने भी कल बहुत हाइप क्रिएट की। भारत के अंदर एंटी मोदी एलिमेंट भी बड़ा स्ट्रांग है। बिहार का इलेक्शन हमने देखा, उनके क्रिटिक्स भी हैं, फिर मॉडरेट लोगों की कमी भी नहीं है, अपोजिशन की सियासी जमातें भी हैं। क्या ये सारी आवाजें खत्म हो गई हैं? आई एम नॉट श्योर शौकत आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी वॉइसेस हैं इंडिया में टेरर के इशू पे ये काफी यूनाइटेड हैं। तो आप अगर कोई दूसरा ओपिनियन नहीं सुन रहे हैं, ये इस वजह से है कि ये जो टेरर अटैक हुआ है उरी में ऑन द 18th of September, उसके बाद काफी आक्रोश है। और आप यहाँ आ चुके हैं, आपने देखा है कि मुंबई के बाद किस तरह से गवर्नमेंट ने सिचुएशन को संभालना पड़ा था। और इसके बाद भी काफी वाकये हुए हैं जहां पे जो तार है सीधा पाकिस्तान में बेस्ड ग्रुप्स से जुड़ जाते हैं। और हमने देखा है कि इस बार पाकिस्तान की तरफ से एक भी बार कोई ऐसा शब्द नहीं निकला है। सारे कंट्रीज ने कंडेम किया है जो अटैक, जिसमें 18 लोग मरे हैं, और सबसे ज्यादा जो मरे हैं वो दे वर बर्न टू डेथ, बहुत ब्रूटली अपने कैंप में। तो मुझे लगता है कि इसके अगेंस्ट काफी गुस्सा है इंडिया में। और अगर आपको दो राय नहीं सुनाई दे रही है, ये शायद यही वजह है। आपने बात की कि पाकिस्तान से कोई शब्द नहीं आया। मैं सियासी हुकूमत की बात छोड़ के मिलिट्री स्पोक्समैन की स्टेटमेंट की तवज्जो आपको दिलाऊंगा। जब ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का बयान आया तो उसमें पहला सेंटेंस ही था कि उड़ी में जो टेरर इंसिडेंट हुआ है, तो जब दहशतगर्दी उसको करार दे दिया गया, और पाकिस्तान तो बार बार कहता है कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। शौकत, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं आई विल डिफर टू यू कि ISPR का स्टेटमेंट अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान हुकूमत का स्टेटमेंट है, तो यहाँ इंडिया में सर्टनली जो हम मानते हैं गवर्नमेंट बोलता है। जब फॉरेन मिनिस्ट्री आर्मी को आप इतनी तवज्जो देते हैं तो शायद यहाँ पर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
देखें, जब तनकीद की जाती है भारत में तो वो पाकिस्तानी फौज पे तनकीद करते हैं। मसलन यही आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू दिया पिछले दिनों अर्नब को, तो उसने कहा जी कि पाकिस्तान में किससे हम बात करें। तो ये मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। ये नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके तरफ से अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने देखा है पाक में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, टेरर अटैक्स हुए हैं। पठानकोट के बाद आपकी गवर्नमेंट ने इतनी सराहना की थी, इतनी मतलब उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर तार पाकिस्तान से जुड़ता है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। इस बार हमने देखा है कि एक भी आपकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने यूएनजीए में अपने आई थिंक आधे से ज्यादा अपने स्पीच को कश्मीर पे, इंडिया पे फोकस किया, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि वहां पर जो अभी वाकया हुआ है कि मैं कॉन्डेमनेशन करता हूं। तो इस वजह से आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वजह है कि यहाँ इंडिया में इतना आक्रोश बढ़ा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चले डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा से इसका जवाब लेते हैं। वो कह रही हैं कि पाकिस्तान ने ये अजीब पहला मौका है कि मुजम्मत तक नहीं की दहशतगर्दी की। देखिए, हिंदुस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, और ये पहली दफ़ा है कि जो है आपने ये देखा है कि एक अटैक होता है, जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा खौफनाक अटैक था हिंदुस्तान की एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऊपर। लेकिन ये बात भी कोई चंबे की है कि वहाँ आपके पास ऑयल डिपोज हैं जबकि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के इतने पास हैं। दूसरी बात यह कि आप पाकिस्तान पे बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो दफाई अफवाज हैं उनको मुतहरक करते हैं, आप जंग के बिगल बजा देते हैं, और पाकिस्तान आपसे कहेगा कि जी आप आए और हम आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर साथ देंगे। पठानकोट के अंदर जब हमने कहा कि आप हमें रसाई दें, आप हमारे साथ चलें, उसको आप बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेशंस के साथ लेके चले, उस पर हिंदुस्तान ने कोई बात नहीं। कुलबाशन यादेव के ऊपर जब हम कहते हैं कि जो 400 से ज़ायद जो इंडियन जो एजेंट्स नेटवर्क हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ किस्म से सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करें, उस पर कोई बातचीत नहीं की जाती। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर तो एक दो तरफा मसला है, और कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसके अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली के ऊपर किसी सूरत, चाहे हिंदुस्तान के अंदर मोदी साहब हैं या कोई और हुकूमत है, किसी सूरत उनकी बयानबाजी से उसकी हकीकत तब्दील नहीं हो सकती है, क्योंकि अंदरूनी तौर के ऊपर जितनी असल जो इशू है, असल तो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। मुझे ब्रेक लेना है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर मरिया हैज सेड कि ये दो तरफा मामला है, बिकॉज एक तरफ जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहाँ यूएनजीए में इतनी मतलब उसको तवज्जो देते हैं, आधा से ज्यादा अपनी स्पीच कश्मीर के बारे में रखते हैं, तो मुझे डाउट था कि पाकिस्तान अपने खुद के कमिटमेंट पे मुकर कर रही है कि ये बायलैटरल इशू है। नहीं, बायलैटरल इशू का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक रास्ता है। यकीनी तौर के ऊपर जब इंसानी हकूक की बात आती है तो ईस्ट तिमोर का मसला भी बड़ा सामने है, और इंसानी हकूक बहुत हद तक डेवलप हो चुका है, जहाँ किसी भी रियासत को ये मामला हुआ था। मुझे ब्रेक लेना है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि 1000 साल तक हम लड़ेंगे गुर्बत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। थोड़ा सा बात करेंगे, क्या कोई एवेन्यू अभी भी बचता है कि जंग का माहौल टले और वाकई गुर्बत के खिलाफ, जो भारत में भी बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है, इस खित्ते में बहुत है, कोई तावन आगे बढ़ेगा? सार्क समिट आ रही है, जरा इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। वेलकम बैक नाजरीन। हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुहासिनी हैदर साहिबा, मैं आपके पास आऊंगा। पूरी तकरीर में वो पहले पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की बातें करते रहे, फिर ये भी कहा कि हम भूलेंगे नहीं, लेकिन इसी स्पीच में कहा कि मिलकर हम गुर्बत को खत्म करें।
पहले कहा जाता रहा कि नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसी पाकिस्तान के लिए फ्लिप फ्लॉप का शिकार है। इस तकरीर में तो वादे हो गई ये बात। जो आप देख रहे हैं शौकत, आप इसको अगर फ्लिप फ्लॉप मानना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो भारत दहशतगर्दी का बार बार शिकार है और जैसे हमारे यहाँ जो बिलीफ है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हमारे यहाँ जो एविडेंसेस हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की है, इसके बावजूद कि ये फिर से अटैक हुआ है, इसके बावजूद भारत ने डिसाइड किया है एक हफ्ते से कोई भी रिटालिएशन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसके आप थोड़ी सी मतलब कंसिडरेशन करें कि अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि हम अभी के अभी जाकर पाकिस्तान में अटैक करेंगे, या जिन क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स ने हमारे खिलाफ अटैक किया है उनको हम जवाब अभी एक्चुअली देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो रिएक्ट करें, कि ये कोई एक्शन हो और ताकि आप फिर कह सकें कि ये वॉरमॉन्गर्स हैं, फिर मुझे लगता है कि आप कभी भी हैदर साहबा ये बात नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं अमन हो, सरहदों पे अमन हो, हम ये नहीं चाह रहे। लेकिन तो आपको सराहना करनी चाहिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जंग लड़ेंगे हम गुर्बत में। तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि गुर्बत के खिलाफ जंग लड़े। देखिए सवाल तो ये बनता है ना कि अगर तामुन करना है, गुर्बत के खिलाफ हो, जहालत के खिलाफ हो, वो बीमारी के खिलाफ हो, तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब को भेजें पाकिस्तान, जो एग्री हुआ था दिसंबर में, आए जहां पर मुज़ाकरात करें, मोडेलिटीज तय करें। ये तो बड़ी सादी सी बात है। फिर देखिए शौकत, क्योंकि आप मुझे वक्त दे रहे हैं अपने चैनल पे, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, आपकी तरफ से शायद एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भारत में क्या समझा जा रहा है। आपकी तरफ से लगता है कि भारत बस हर वक्त पाकिस्तान को मुल्ज़िम करार देती है और पाकिस्तान के खिलाफ कहती है कि आपको हम तनहा कर देंगे। आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि अब एविडेंस का वक्त गुजर गया है। जब आप किसी अटैक को डायरेक्टली किसी से, वहां पर आप हमें एविडेंस देंगे कि ये अटैक कहाँ से हुआ है। 3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक, कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, वो इस हालात में रिलीज हुए थे, रिहा हुए थे इंडिया से, जहां पर वो टेररिज्म के चार्जेस पे रखे गए थे क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया था, तो उसके बदले में रैंसम के जरिए से उनको रिलीज किया गया था। आज डॉक्टर मारिया कह रही है कि आपकी हुकूमत ने ही मुज़ाकरात करके छोड़ा था उनको। तो हम तो मैं कह रही हूँ कि ये शख्स हैं, हाफिज सईद जो हैं, तो 26/11 के लिए हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे। हमारी कोर्ट में तो वो इंडिया में, अमेरिका में भी आपने शवाहिद हमारे साथ क्यों नहीं शेयर किए? जी जल साहब, पहली बात तो ये और तीसरी बात ये है कि ये जो अटैक हुआ है एलओसी के इतने करीब हुआ है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। जवाब मैं इसी सवाल का मैं जवाब ले लेता हूं। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा जो ये बात कह रही हैं कि अच्छी बात को करना चाहिए, उसका मतलब बात माननी चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ कि जो वो अमन की बात उन्होंने की है कि अच्छी बात है, उसको तो अप्रिशिएट, मैं तो बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं। बाकी 2 बातें और, उन्होंने कहा कि भारत टेररिज्म का शिकार है। आप दुनिया के लोगों को बुला के इस खित्ते में देख लीजिए कि कौन टेररिज्म का शिकार है। मतलब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार है और बुरी तरह से शिकार है, और हमारे पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि कौन उस टेररिज्म को परपेट्रेट कर रहा है। तो ये कहना कि भारत टेररिज्म का शिकार है, ये तो मेरा ख्याल है फिर तीसरी कहीं जाना पड़ेगा जो इसका फैसला करती है। एक और बात मैं करना चाहूंगा छोटी सी, कि हमने क्यों इसको कंडेम नहीं किया हुकूमती सतह पर। अभी तो उस वाकये की नौयत का ही पता नहीं चला। मिसाल के तौर पे जितनी जुल्म सितम हो रहा है कश्मीरियों के ऊपर, अगर उसमें से 4 नौजवानों ने उठ के उनके 17-18 फौजियों को मार दिया तो क्या उनका हक नहीं बनता? आपने 108 लोग मार दिए तो क्या वो 17 को नहीं मार सकते? और अगर उनका ये रिएक्शन है तो हम क्यों इसकी मजम्मत करें? आप सिविलियंस नहत्ते लोगों के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, और वो नहत्ते सिविलियंस ने आके अगर फौजियों के ऊपर अटैक किया, ये कौन सा टेररिज्म है? ये बिल्कुल उनका हक है। और अगर इसी तरीके से जुल्म करते रहे तो और ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, ये हमारा नाम लगाते रहेंगे और काम कोई और करता रहेगा। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से टेरर जाता है, हम
हम कहते हैं, जो अभी आप बात कर रही थी कि कुलभूषण यादव तो रॉ का अफसर था, वो पकड़ा हुआ है, तो फिर तो एक दूसरे के खिलाफ काम चल रहा है। फिर एक साइड पाकिस्तान तो नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान तो बड़े वाज़ेह तौर पे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करेंगे। 400 मिलियन से ज्यादा जो है उनको फंड्स दिए गए हैं रॉ को कि बलोचिस्तान में काम करें। 400 से जायद आपने उनके लाइव एजेंट्स पकड़े हैं, आपने उनके हैंडलर्स पकड़े हैं, आपने वो तमाम तर दस्तावेज आपके पास हैं, और आपने सर्विंग इंडियन इंटेलिजेंस का ऑफिसर पकड़ा है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि जी नहीं, उसके बारे में तो कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। और रही बात यह कि पाकिस्तान पे ये जंग नहीं आयद की, हिंदुस्तान जंग जरूर कर सकता है, लेकिन क्या हिंदुस्तान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है? क्या हिंदुस्तान ये सचमुच समझता है कि पाकिस्तान नेपाल है, या हिंदुस्तान ये समझता है कि वो अंदर आएंगे और वापस चले जाएंगे, और मोदी सरकार वापस चले जाएंगे और इंडियन फोर्सेज जो एक्सरसाइज करेंगे वापस चले जाएंगी? देखिए, हकीकत इसकी बहुत बरक्स है। जंग पे बात करना अलहदा बात, जंग करना जमीन पे एक अलहदा बात। और दूसरी बात है कि देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि गुर्बत के खिलाफ मिल के लड़ें, क्या ये कोई बिगनिंग हो सकती है? देखिए, बिगनिंग तो अच्छी बात है। हम हिंदुस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर। हम हिंदुस्तान की बालादस्ती इस तरह मानने के लिए तैयार नहीं कि जब उनका दिल चाहे वो अपनी अंदरूनी मुहर्रकात को देखे बगैर, अपनी अंदरूनी जो है असेसमेंट किए बगैर पाकिस्तान के ऊपर तमाम फर्द जुर्म आयद करें और उसके बाद ये कहें कि जी इसके लिए हम आके पाकिस्तान के अंदर रेड्स करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के मुताबिक आगे आके मुख्तलिफ जगह के ऊपर अटैक्स करेंगे और पाकिस्तान हाथ बंद करके ये सह लेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक एटमी रियासत है, हम एक बावकार रियासत है, और हम अपना दफा जानते हैं और हम बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी रिटायर्ड साहब, बहुत शुक्रिया स्वासनी हैदर साहिबा, और हम कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, हमारी तरफ से आज इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पिराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।